हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया। हम इन वीडियोज़ में काफ़ी सारे 6-7 वीडियोज़ हम बना चुके हैं। आज हम 8वीं वीडियो को बनाने वाले हैं जो कि क्लास 12th फिज़िक्स के लिए है। चैप्टर 1 की वीडियोज़ को हम स्टार्टिंग से लेकर के चल रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कराने के बाद आज हम एक टॉपिक पर पहुँचे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जो वह दो प्रकार से निकाली जाती है। एक होती है अक्षीय या अनुदैर्ध्य अथवा tan A स्थिति पर, और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति पर। इसको बोलते हैं एक्सल और एंड टू एंड और tan A पोजिशंस। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें दो कोई बिंदु आवेश ले लिए हैं। यहाँ पर ये माइनस क्यों और ये प्लस क्यों, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 12। यानी कि यहाँ पर कोई बीच में बिंदु O है, O से इधर की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, टोटल मिला के कितनी हो गई 12। 12 मिलाने के बाद यहाँ पर कोई एक बिंदु रखा हुआ है जो पॉइंट P है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यहाँ पर कोई पॉइंट P होगा जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। अब यहाँ पर कुछ आगे की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा और कुछ इसके बैकवर्ड होगा, और इसके हमने पोजीशन से लगा करके जो O तक की दूरी है इसको हमने कितना ले लिया R। यह तो थी कुछ डिनोट यानी कि इसका फिगर। अब हम इसके फिगर के जो बेसिक थ्योरी होगी उसको पढ़ते हैं। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। आप पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। जिस पर माइनस क्यों तथा प्लस क्यों आवेश स्थित है तथा इसकी लंबाई 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि ये बिंदु O है और O से यहाँ पर कोई एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें ये सब तो पता चल गया। अब हमें करना क्या होगा, प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मीनिंग क्या होगा, प्लस क्यों यानी कि E1 ये माइनस है, इसको लगा करके इसको मान करके यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसका हमें बेसिकली फॉर्मूला पता ही था। कूलॉम के नियम के बाद जो हमने सॉल्व किया था उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से F का मान जब उसमें रख करके तो हमने निकाला था एक फार्मूला, तो उसी फार्मूले में हमें ये रखना है। E1 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन R²। अब R² हमारे पास यहाँ तक की तो दूरी पता है, हमें और दूरी का नहीं पता है, इसलिए हमने इसमें से इसे माइनस कर लिया। तो हमारे पास कितनी दूरी आ गई, ये दूरी निकल कर आ गई। इसी दूरी को हमने फॉर्मूले में रखा। इसमें लिखा भी हुआ है B से P की ओर, यानी कि बिंदु P है कोई और ये O है, PO। अब निकालते हैं माइनस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यों आवेश के लिए भी ऐसा ही होगा। जब माइनस आवेश क्यों के लिए होगा, जो फाइनल उसकी लेंथ होगी यानी कि बीच की दूरी होगी उसको क्या कर देंगे हम, L प्लस कर देंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी R, और यहाँ से यहाँ तक की L, तो कितनी आ जाएगी R प्लस L, और इसका स्क्वायर यानी कि बीच की दूरी का वर्ग। अब हमने इसको E1 निकाल लिया, यहाँ से E2 निकाल लिया। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 व E2 के सदिश योग के बराबर होगा। जिसका परिणामी होगा विद्युत क्षेत्र वो दोनों का प्लस होगा यानी कि योग होगा, सदिश योग। चूंकि E1 व E2 परस्पर विपरीत दिशा में है, अतः परिणामी तीव्रता का मान E1 व E2 के अंतर के बराबर होगा। यानी कि इन दोनों का सदिश योग के बराबर होगी। जो E1 व E2 के जो सदिश योग होंगे
के बराबर होगा, चूँकि E1 व E2 परस्पर विपरीत दिशा के है। अब जो कैपिटल ए की वैल्यू है उसको E1 माइनस E2 कर देंगे। जैसे ही हम E1 माइनस E2 करेंगे तो माइनस क्यों यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ये अंदर की ओर बचेगा, ये और ये अंदर की तरफ बचने के बाद हमारे पास फाइनल ये निकल करके सामने आ जाएगा। और ये आने के बाद इसको हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जब इसको r माइनस एल स्क्वायर करा तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा। और इसका जब हम फॉर्मूला खोलेंगे यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका भी फॉर्मूला खोल दिया तो ये -2 क्यों टू आर एल यानी कि प्लस हो गया है। तो और ये क्या हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस से ये कटेगा और प्लस के ये दोनों कट जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। 2 क्यों आर एल इधर होगा, 2 क्यों आर एल इधर, यानी कि क्या हो जाएगा 4RL, और नीचे सेम चलता रहेगा। जो इसमें से जो यहाँ पर ये क्यों था 1 क्यों था यहाँ पे, इसको क्या करा हमने इधर लेते गए हम, क्योंकि हमें पता है कि 2 क्यों एल की वैल्यू कितनी होती है, P के इक्वल होता है। हमने इसको P क्यों एल लिख लिया और R इसके मल्टीप्लिकेशन में आ गया, R और 2। फाइनल हमने इसको ऐसा बना लिया और P की वैल्यू रखने के बाद जो फाइनल हमारे पास E का फॉर्मूला आ गया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2PR/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन के आ गई। यदि द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, द्विध्रुव अत्यंत छोटा होगा तो R लेस इक्वल, अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर नगण्य होगा। जब L स्क्वायर नगण्य होगा यानी कि R तो बहुत, अब बेसिकली दोबारा फिगर में जाते हैं। फिगर में हम समझते हैं कि अगर जो विद्युत द्विध्रुव बहुत ही छोटा होगा तो हमारे पास जो L का मान होगा वो भी छोटा होगा। यहाँ से जब L का मान छोटा होगा, चूँकि R तो हमेशा बड़ा ही रहेगा क्योंकि जो बिंदु P है वो काफ़ी दूर रखा हुआ होगा कहीं पर, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, L को नेगलेक्ट करके चल दिए। तो इसको नेगलेक्ट करने के बाद इसको नेगलेक्ट हो गया, L को तो छोड़ दो, R स्क्वायर का और R स्क्वायर यानी कि R की घात 4, एक R ऊपर है, एक R के काटने के बाद R क्यूब बचेगा। और निर्वात के लिए आपको बताया था, निर्वात के लिए k = 1 लेते हैं, इसलिए हमारे पास फाइनल ये आंसर बन के सामने आ गया। आई होप कि विद्युत द्विध्रुव जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्षीय स्थिति पर यानी कि एंड टू एंड पोजीशन पर, वो क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम निरक्षीय स्थिति के लिए। निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ अथवा tan B स्थिति। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव होगा, सेम विद्युत द्विध्रुव हमें एक निरक्षीय स्थिति पर होगा यानी कि यहाँ पर कहीं। जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींच ली और एक यहाँ पर काल्पनिक रेखा खींच ली जो बिंदु P को प्रतिच्छेद करेगी। और हमने इसको काल्पनिक खींचने के बाद हमने क्या किया, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर लग रही है तो हमने इसको E1 मान लिया और इसको क्या मान लिया E2। इसको फाइनली E1 व E2 मानने के बाद हमने जो यहाँ का कोण है उसको थीटा मान लिया, इसको भी थीटा मान लिया और इस कोण को भी थीटा, इस कोण को भी थीटा मान लिया। इसको फाइनली थीटा मानने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो E1 कोस थीटा है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा E1 कोस थीटा और ये क्या हो जाएगा E2 कोस थीटा। और जो हमारे पास ये फाइनल एंगल आएगा ये क्या बन जाएगा साइन थीटा। और ये यहाँ पर इसलिए बताया गया है, याद रखें, क्योंकि जब घटकों में कोई एंगल को तोड़ा जाता है तो उसका जो ऊर्ध्वाधर होता है यानी कि हॉरिजॉन्टली होता है वो कोस थीटा लिया जाता है और वर्टिकल होता है वो साइन थीटा लिया जाता है। इसमें इतना ही बताया गया है। और यहाँ पर सेम
एक एल यहाँ पर, एक एल यहाँ पर, यानी कि कितना हुआ 12, ये बिंदु O, और इसको क्या बोला है R, स्मॉल r। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, विद्युत द्विध्रुव के आवेश Q व माइनस Q के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति अर्थात लंब अर्धक रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा विद्युत विभव भी ज्ञात करना है। बिंदु P की आवेश प्लस Q तथा माइनस Q से दूरी क्रम से BP व AP है। चित्र संख्या C में समझाया गया है ऐसा। अब जो AB, AP और BP का मान होगा वो यहाँ से निकाल लेंगे हम। कैसे? जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ये क्या निकल कर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, K स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब यहाँ पर ये हटाएंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसको हमने ये आगे लिखा हुआ है। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, माना एक विद्युत द्विध्रुव आवेश, माना द्विध्रुव के आवेश प्लस Q तथा माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। वो हमने कंसीडर कर लिया कि ये E1 और E2 है, और हमने B से P की ओर, यानी कि क्या किया, B से P, यहाँ पर कोई ये पॉइंट है, ये P, B से P के लिए जो E1 का वैल्यू होगा वो फाइनल ये निकल करके आएगा 1/4πε0 इंटू K Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि हमने ये पहले से निकाल रखा है जो कर्ण की वैल्यू थी। कर्ण की वैल्यू से मीनिंग जो बीच की दूरी थी। ऐसे ही इसमें निकाल लिया हमने वही सेम फॉर्मूला, बट इधर क्या किया हमने, A से P की तरफ हमने यहाँ पर A से P निकाला, यहाँ से E1 और E2 दोनों निकल गए। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 व E2 के सदिश योग के बराबर होगी। जो इनका सदिश योग होगा वो इनका बराबर होगा। E1 व E2 के परिमाण समान है परंतु दिशाएं भिन्न है। यहाँ पर साफ दिख रहा होगा आपको कि फॉर्मूला सब ठीक है, बाकी उनकी जो डायरेक्शंस है वो अलग अलग है। E1 cos थीटा और E2 sin थीटा, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन है। अतः परिणामी तीव्रता E1 E का मान ज्ञात करने के लिए E1 व E2 को AB के अनुदिश तथा लंबवत घटकों में वियोजित कर देते हैं। घटक यहाँ पर तोड़ना सिखाया गया है, ये घटक तोड़ने के लिए रखा गया है। यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे घटकों में तोड़ लिया जाता है। जैसे मान लिया कोई ये होता है और यहाँ पर कोई A दे दिया, तो कैसे निकलेगा इसका घटक, ये साइन में टूट जाएगा इधर का, और ये क्या चला जाएगा कोस में, और एक क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि अब ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर की तरफ किया हुआ है, ये सेम कंडीशन में बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है जैसे यहाँ पर समझाया गया है। ये इसको जो देख सकते हैं आप, जो हॉरिजॉन्टली है वो साइन थीटा लिया गया है और जो वर्टिकल है वो कोस थीटा लिया गया है, यानी कि ऐसे। E1 व E2 के लंबवत घटक E साइन थीटा व E कोस थीटा परिमाण के बराबर तथा दिशाओं में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, यानी कि उनकी दिशाएं कभी भी नहीं मिलेगी। इस कारण से वे एक दूसरे को विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। AB के समांतर घटक E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का परिमाण E1 कोस थीटा तथा E2 कोस थीटा आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि ये E1 बराबर E2 इक्वल है। इक्वल कैसे है वो आपको बता ही दिया है। इनका जो परिमाण है वो सेम है, बाकी जो इनकी दिशा है बस वही विपरीत है। जब इसको E1 प्लस E2 किया तो ये 2E1 कोस थीटा हो गया, और E1 की वैल्यू रख दी हमने। E1 की वैल्यू हमें पता है, ऊपर निकाली थी हमने, आपको याद होगा, देख सकते हो आप, 1/4πε0 इंटू K Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पर फाइनल निकालने के बाद जो कोस थीटा इज इक्वल टू लिया है, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है LAL
के ए, यानी कि साइन, कोस और टैन, मतलब आधार बटा कर्ण। आधार और बटा कर्ण कैसे? आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पर ए ओ, और कर्ण कितना दिया है ए पी। देखिए ओ बी यहाँ पर दूसरे के लिए लिया गया है एल अपॉन आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर एल, और कर्ण बराबर कितना हमने निकाला था रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका रूट। फाइनल इसका वैल्यू रखने के बाद कोस थीटा का मान निकल गया, यानी कि एल क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। इसका रूट ना लिख करके 1/2 लिख दिया। 1/2 लिखने से हमारा जो कैलकुलेशंस होगी वो आसान हो जाएगी। अतः इसकी वैल्यू रखने के बाद हमारे कोस की भी वैल्यू रख दी, तो हमारे पास क्या बना है कि जो इसकी वैल्यू है 2L, अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2L बन जाएगा। और जो हमारे पास ऑलरेडी मल्टीप्लाई में 2 बाहर की तरफ है, जब इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो 2QL इक्वल टू P, और P का वैल्यू यहाँ पर सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब दोबारा फिर वही L क्या है बहुत ही छोटा है, बहुत ही लेस है R से, तो इसलिए क्या कर दिया L को नेगलेक्ट कर दिया। जब L को नेगलेक्ट करेंगे तो R बचेगा, आर स्क्वायर यानी कि इसकी पावर 3/2। जब घातों में मल्टीप्लिकेशन होती है तो घातें जुड़ती है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटने के बाद R की पावर क्यूब बचेगा, यानी कि निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, और फाइनल हमारे पास फॉर्मूला बनकर क्या आएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास बनकर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों फॉर्मूले दे दिए, ये देखिए ये अक्षीय स्थिति के लिए और ये निरक्षीय स्थिति के लिए है, और दोनों फॉर्मूले को बड़े अच्छे ढंग से नोट्स में सोल्व कराए गए हैं। आई होप कि आप इसमें से देख करके अपनी कॉपी में भी उतार लें, वीडियोस को पॉज करके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।